अब देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान पर मुश्किल हालात है। हर बंदा ये कहता है बदकिस्मती से ये हो गया, बदकिस्मती से ये हो गया, लेकिन कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि बदकिस्मती से मैंने ये कर दिया। अगर हम खुशकिस्मती से पाकिस्तान जो ये एक हमारे अल्लाह का तोहफा है। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कनाडा दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहां पर सर्दी इतनी शदीद होती है कि जितनी हमारे यहाँ सैचन ग्लेशियर में होती है, -40, 55 और 50, 60 तक जाता है टेम्परेचर। कैनेडियन हुकूमत ने, कनाडा के लोगों ने, वहाँ के अवाम ने और वहाँ की हुकूमत ने मिलकर कनाडा को जन्नत बना दिया। तमाम इमारतें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और तमाम इमारतें सेंट्रली हीटेड है। आप अपने घर में बैठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसका हीटर ऑन कर सकते हैं और आप सफ़र कर सकते हैं। शदीद सर्दी के बावजूद आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उन्होंने इस बर्फ़ के जहन्नम को, इस ठंड के जहन्नम को जन्नत में बदल दिया। एक पाकिस्तान है, यहाँ 64 सालों में हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ वो जुल्म किया है कि हमारे यहाँ जो अल्लाह ने जन्नत नज़ीर ये मुल्क दिया है, जहाँ 4 मौसम पूरा साल रहते हैं, जहाँ सर्दी भी रहती है, गर्मी भी रहती है, बाहर भी होती है, और जहाँ सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक हमारे पास हर तरह की जरखेज ज़मीन भी है, रेतली ज़मीन भी है, पहाड़ भी हैं, जहाँ पर हमारे पास हिल स्टेशंस भी हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ जो दुनिया के स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत हमारे इलाके मौजूद हैं। लेकिन हमने, हमारे सियासतदानों ने, हमारी कौम ने, हमने मिलकर इसे जहन्नम बना दिया। ये इस मुल्क इस वक्त रहने के काबिल है या नहीं है, जहाँ 18 घंटे से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो, जहाँ आपके पास एनर्जी के वसाइल हों लेकिन आप उनको इस्तेमाल इस वजह से ना कर रहे हो कि आपके हुक्मरान सिर्फ कमीशन के चक्कर में उनके ठेके या उन पे काम ना करना चाहें। जिस मुल्क में वसाइल की कोई कमी ना हो, आपके पास 18 करोड़ अवाम मौजूद हैं, जिसमें से तकरीबन 12.5 करोड़ यूथ नौजवान हैं। वो बम हैं जिनको हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, जिनसे हम काम लेकर इस मुल्क की तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। खालिद साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा, कैसे मुमकिन है इन सियासत से, इस कता नजर इस चीजों से कि कोई ऐसा तरीका कि जिससे हम अपने मुल्क को, अपनी यूथ को इस्तेमाल करके, अपने मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करके इस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकें? देखिए जी, एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि एनफोर्स ऑफ लॉ। पहली बात तो यह है कि आपने जो बात कही अपने उस बात के अंदर, उसके ऊपर एक जुमला जरूर ऐड करूंगा कि राह रोके हुए खुद रहनुमा बैठे। अब कोई काफिला गुजरे तो कहां से गुजरे। बात इतनी सी है जो मैं आपको अर्ज करूं कि हमारा जो एक मेन सब्जेक्ट है पीटीआई का, वो सब्जेक्ट है कि स्लीपिंग मेजॉरिटी को उठाना। और हमारी कोशिश है कि जो लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और वोट नहीं डालते, वो इस इलेक्शन के अंदर अपने घरों से निकलें और वो पढ़ा लिखा तबका, वो दरमियाना तबका, वो मिडिल क्लास जो कि सोता रहता है घर में और वोट नहीं डालता, वो वोट डाल के ले। यही इनकलाब होगा, यही तब्दीली होगी और इसी से तब्दीली आ सकेगी। अगर आप इलेक्शन को सोच रहे हैं सही, अगर मौजूदा हालात में आप सोचते हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी, आपने एनर्जी की बात की, तो अभी कल ही के अखबार में एक खबर लगी हुई थी कि जो थरकोल प्रोजेक्ट है वो शेल्फ हो गया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि 2 अरब रुपए समरबंद मुबारक साहब ने मांगे थे, जिनको 10-20 करोड़ रुपए देके टरखा दिया गया और 2 अरब रुपए नहीं दिया गया, जिसके ऊपर वो फरमाते थे कि जनाब मैं 2 वेल आपको दे दूंगा जो कि आपकी बिजली की जरूरियात 100 मेगावाट को पूरा कर देगी। ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद आपको कभी बिजली की तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ बयान करने का यह है आपसे कि अगर आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो आपको इनडिस्क्रिमिनेट किसी के सामने रखे बगैर इंसाफ की लाठी को चलाना होगा और उसके लिए तमाम लोगों को तैयार रहना होगा और अपने अपने किबलों को दुरुस्त करना होगा। वरना ये साजिशें, जोड़ तोड़ की सियासत, नंबरों की सियासत, इसको मिला लें उसको हटा लें, ये सब अगर करते रहेंगे तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा, इन लोगों का भला हो जाएगा। खालिद साहब, अपना कादर खान मंदोखाल साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा कि खालिद साहब ने कहा है कि हमें जो है इनकलाब लाना है वोट के जरिए। क्या अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन नहीं होते, क्या इस मुल्क में कोई और तरीका भी होगा इनकलाब का? देखो, इनकलाब दुनिया में जहां भी इनकलाब आया वो
खून खराबे का है। कोई ऐसा इनकलाब नहीं है कि क्या हम लाख 2 लाख लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं एक चीज बताऊं, ये इनकलाब की आवाज, इनकलाब की बातें, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट अगर कोई तारीख पढ़ लें तो उसको अंदाजा होगा कि है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग नहीं उठेंगे तो कब तक नहीं उठेंगे? तमाम अदारे कोलैप्स हो चुके हैं, तमाम अदारे मकरूज हो चुके हैं, बेल आउट पैकेज पे चल रहे। ख्वाजा साहब ने जो बात की है कि समर मुबारक साहब का, मैं कल देख रहा था मुख्तलिफ चैनल पे इश्तिहार आ रहे थे कि थलकोर प्रोजेक्ट है और इतना अच्छा है ये वो सारा, और ईदी साहब को और बहुत सारे लोगों के जो है ना वो इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें एक वो जो पेड एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन सुबह में लगा समर मुबारक साहब के वो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो फंड नहीं देने की वजह से। यानी आप देख रहे हैं कितना बड़ा धोखा ये आवाम को दे रहे हैं। एक तरफ उस गरीब का चला रहा है, दूसरी तरफ उसके साथ क्या हो रहा है। फंड ना देने की वजह से कहीं ये मल्टीनेशनल कंपनियां, जो ऑयल कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो आईपीपीज यहाँ बैरूनी यहाँ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं, क्या वो अपने कमीशन या अपने मफादात की मद्देनजर रख के पाकिस्तान को इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने से की बजाय कर्जे देने पर उनको भी अच्छी तरह पता है, जो इंटरनेशनल डोनर्स है, एजेंसी हैं, उनको पता है कि यहाँ अगर कुछ 1-2 तो 99% तो वो खा जाते हैं। अब मैं कुछ सिंपल सी बलूचिस्तान का मिसाल सुनो। बलूचिस्तान में इतने जो लाकानियत है, 1 अरब 40 अरब रुपए इनको फंड दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप किस प्रोग्राम में मेरे साथ बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बैठा हुआ था, मैंने उस वक्त भी चैलेंज की, आज भी करूंगी, ये 2 अरब रुपए का काम मुझे दिखा दे पूरे बलूचिस्तान में। पूरे जंगल है, 140 अरब रुपए, और मजीद ये एक एमपीए को 24 करोड़ रुपए दे रहे। तो अगर आप इस तरह फंड देते रहो, इंटरनेशनल डोनर्स इस तरह आप करते रहो, तो कहां से होगा? वो फंड तो सिर्फ मफादात के लिए दिया जा रहा है, तो रिश्वत दी जा रही है। खालिद साहब, किस तरह मुमकिन है? हम देख रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि जनाब ये हो जाएगा, कि इस तरह इनकलाब नहीं आएगा। आप क्या समझते हैं कि हम अपने मुल्क को इसी तरह करप्ट लोगों के हाथ के जरिए चलवाते रहेंगे, या हमें कुछ लोगों को हैंग करना पड़ेगा? मियां साहब, कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी ना। अब ये तो नहीं है कि इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा और कौम जो है वो खून का घूंट पीती रहेगी, लोग रोते रहेंगे, इसी तरह बच्चे अपने सड़कों पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा बता कि फेंकते रहेंगे, ये होता रहे। ये सारी इन चीज़ों की एक, वो कहते हैं ना, कोई अगर तूफान आता है तो उसके पहले अलार्मिंग होती है, उसकी कुछ निशानियां होती हैं। ये निशानियां हैं इस चीज़ की कि अगर ये ना सुधरे तो ये बहुत खूरेज किस्म का यहाँ इनकलाब आएगा, बहुत बुरा इनकलाब आएगा अगर ये तब्दीली ना लाई गई। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि उसकी कि ये क्यों यहाँ थरकोल मंसूबा शुरू नहीं किया जा रहा, तो मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों जो है हम जापान गए थे, कुछ सहाफ़ी वहाँ मुतालियाती दौरे पर, जापान की इंटरनेशनल प्रेस क्लब की दावत पर। तो वहाँ हमारी वहाँ के जो सरकारी वो थे वजारत ख़ारजा के, उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी अपने, क्योंकि जापान में रेलवे का जो निज़ाम है वो दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों में से एक है। जो 7 मंजिला ज़मीन के अंदर ट्रेन चलती है टोक्यो में, और 7 मंजिला ऊपर, इतना बस उन्होंने वो किया है, तरक्की की है, वहाँ ले गए हैं उसको। और पूरा जो वहाँ का सिस्टम है वो ज़्यादातर ट्रेनों पे ही डिपेंड करता है, इस पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका इतना खूबसूरत निज़ाम है, हमें देखकर इतनी खुशी हुई है, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी मदद करें, और हमारे यहाँ भी ये निज़ाम जो दम तोड़ रहा है इसको आप डेवलप कर दें, कुछ हमारे इस तरह का वो। तो उन्होंने हंस कर कहा कि हम तो आपको आपके इस निज़ाम को बनाने के लिए गुज़िश्ता 20 साल से कोशिशें कर रहे हैं। 20 साल से हम कह रहे हैं इनको जाके, और हम हर तरीके से हमने वो कर, कभी ये किसी की गोद में बैठ जाते हैं, कभी किसी की गोद में बैठ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो बदकिस्मती की है वो ये कि वहाँ हर आदमी जो है ना, वो तमाम बात जब मुकम्मल होती है तो आखिर में कहता है कि मेरा हिस्सा कितना होगा इसमें। तो अब इस सूरत हाल को जापान, क्योंकि उनके यहाँ तो आपको पता है कि करप्शन जो है वो बहुत ही कम है। हफ्ते में जापान के कौंसिल जनरल से मुलाकात थी मेरी, तो वो फरमाने लगे कि जापान के अंदर, पूरे जापान में किसी भी असला किसी को भी रखने की इजाजत नहीं है, और जो घर के अंदर किचन में जो छुरी सब्जी वगैरह काटने के लिए होती है उसकी भी हमने साइज बताया हुआ है, इस साइज से बड़ा नहीं हो सकता। सही। तो कानून की अमलदारी जो है वो अमन और अमान का मौजिब होती है। कानून की अमलदारी जो है लोगों को इत्मीनान दिलाती है। कानून की जो अमलदारी है लोगों को तालीम, पानी, सेहत, तमाम चीजें जो है वो कानून की अमलदारी से होती है, मसावात से होती है, इंसाफ से होती है। उसके बगैर कोई हल नहीं होता।
आप अगर अपने इक्तदार को तूल देने के लिए लोगों के हाथों में गने पकड़ा देंगे। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची की सूरत हाल के ऊपर नोटिस, सो मोटो नोटिस के अंदर उन्होंने बयान किया और तफसील से बयान किया कि जी तमाम लोग जो है वो अपने रैंक्स के अंदर ऐसे लोगों को निकाल दें। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तमाम तरह अपने मफादात के हवाले से 40% जो है ना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पुलिस वाले को हम बोलते हैं कि भाई आप तफ्तीश सही कर ले, कि आप ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगा दी, यानी बड़ी आसान सी बात। रमजान के दिन के अंदर आप सरकारी दफातर के अंदर चले जाइए, वहां पर ऐसे बैठे हुए होते हैं और ऐसे रिश्वत के पैसे बट रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये ऐसे निजाम के अंदर जहां पर चेक एंड बैलेंस ना होगा, जहां पर कानून की अमलदारी नहीं होगी, जहां पर कानून से किसी को खौफ नहीं होगा। देखिए, ताजीरें काय के लिए लगाई जाती हैं? ताजीरें सिर्फ इंसान को खौफ दिलाने के लिए लगाई जाती हैं। फांसी क्यों लगाई जाती है? हाथ क्यों काटा जाता है? ये तमाम ताजीरें इसलिए दी जाती हैं कि आइंदा लोगों को इबरत हो और वो ये काम करने से रुकें। जब लोग अरबों रुपए खाने के बाद सलाम अलैकुम करके बाहर के मुल्क के अंदर एक जनाब जजीरा खरीद के बैठ जाते हैं तो लोगों को शय मिलती है। लोग कहते हैं कि यही काम अच्छा है, सही काम के अंदर कुछ नहीं है। तो जब बुरे को उसका अंजाम नहीं मिलेगा तो कोई चीज ठीक नहीं होगी। आगा साहब एक चीज बताइएगा कि हम कब तक इस बात पे कुड़ते रहेंगे, कब तक हम ये सारे मामला देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे कि हमारे मुल्क में हमारे सामने करप्शन होगी लेकिन हम रोकने वाले नहीं होंगे? हमारे मुल्क को लूट कर मल्टीनेशनल कंपनियां यहीं इसी मुल्क में लोगों को रिश्वत देकर अपने मफादात की हिफाजत करवाती रहेंगी, हम खामोश रहेंगे? कब तक ये होता रहेगा? हाँ मियाँ साहब, ये बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद जो एक मौका मिला था और पूरी कौम में जो एक यकजहती पैदा हुई थी और एक अजीब जज्बा पैदा हुआ था जमहूरियत के लिए, अगर इसको सही मानों में ये हुकूमत इसका इस्तेमाल करती, ये जब आए बेनज़ीर के नाम पे हुकूमत करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत लंबे अरसे तक न सिर्फ हुकूमत कर सकते थे बल्कि इनकी नस्लें भी जो इन पर फ़ख्र करती, पूरे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इन पर फ़ख्र करती। लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान के हर इदारे को डबो दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हर जगह जहाँ भी जाओ वह जमहूरियत के मुतालिक लोग सवाल करते हैं कि इसलिए जमहूरियत की जाती है क्या? इसलिए जमहूरियत के लिए कहा जाता है कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया में जो एक कामयाब निज़ाम, मैं अभी उसकी जैसे जापान की बात कर रहा था, जब हम वहां थे हमारे सामने वहां वजीर आजम चेंज हुआ, उसने इस्तीफा दिया, दूसरा वजीर आजम आया। वहां ना कोई जुलूस निकला, ना कहीं डिस्कस हो रही थी, ना कि हम ट्रेनों में सफर कर रहे थे, ना कोई बोल रहा था, ना किसी ने बात की, सब अपने अपने कामों से लगे हुए थे। पूरी कौम जो फैसला दे दे तो पूरा सूबा बंद कर दिया। अजीब व गरीब यहाँ मकसद ये कि वो भी इन्हीं हालात से गुजरे हैं, वो ऐसे नहीं बन गए, वो एकदम तो नहीं बन गए, लेकिन उन्होंने अपने आप वहां जो अच्छे लोग थे, जो उनकी क़यादत थी। ख्वाजा साहब एक मिनट, आप बीच में ना बुला के 2 मिनट सबर कर लें। तो जो भी बस जो कौम के लीडर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो कौम को लेकर चलते हैं, वो कौम को बनाते हैं। तो अब हमारे यहाँ भी कोई ना कोई तो ऐसे पैदा होंगे ना, निकल आएंगे इन हालात में से कि वो इस कौम को बनाएंगे। हो सकता है कादिर मंदो खैल साहब ही निकल आए, ये अल्लाह ताला इनको कोई ऐसा जज्बा दे दे, कोई ऐसा वो रास्ता दे दे, कौम इनके पीछे चल पड़े, ये कौम को निकाल जाए। ख्वाजा साहब निकल आए, ये भी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, कोई ना कोई तो आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जी अगर ये इन्होंने चूंकि इसके जमहूरियत की आड़ में ये बदतरीन खेल खेला है और पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जाया, लिहाजा जमहूरियत को लपेट दो, ऐसा ना कर। कादर खान मुदस्सिर साहब, मैं कंक्लूडिंग मार्क्स में पूछना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर बताइएगा कि हम कब तक देखते रहेंगे? वही बात कि कब तक देखेंगे? ये सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये आखिरी मौका है, आखिरी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में ये आखिरी मोड़ है कि अब अगर अदालतों के फैसलों को नहीं माना गया, अब अगर लाकानियत को खत्म नहीं किया गया, अब अगर करप्शन को खत्म नहीं किया गया, जिस तरह पंजाब में बिजली के लिए लोग सड़कों पे निकले, इस तरह पूरे पाकिस्तान के लोग सड़कों पे निकलेंगे। ना प्राडो होगा, ना पजरो होगा, ना कोई लैंड क्रूजर होगा। निजाम की मजबूती शख्सियत की मजबूती नहीं, सही, ये बुनियाद है तब्दीली की। सही। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, एक मुख्तसर सी आपको जरूर, यहां सबसे ज्यादा खुराक के अंदर खराबी है, मिलावट है। यहां पर दवाइयां जो हैं वो जाली बिकती हैं, किसी को कोई नहीं पकड़ता। लोग करोड़ों अरबों रुपए की जाली दवाइयां, जाली खाने बेच देते हैं, तेल नकली बिक जाता है, हर चीज नकली होती है,
कोई वो फूड इंस्पेक्टर लेके चले जाता है। ठीक। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में चले जाइए, कैंसर के मरीज ऐसे हैं जैसे बुखार के मरीज होते हैं। तो जनाब, जब तक कि इंसाफ नहीं दिया जाएगा, निजाम को मजबूत नहीं किया जाएगा, शख्सियतों पर। ख्वाजा फारूक साहब, आगा खालिद साहब, कादर खान मंदोखेल साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेके। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि एक एक दिन हुक्मरानों का भारी है इस कौम पर, जो और मुल्क के लिए भारी है। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ,